जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। आज हमारे साथ में ऐसी शख्सियत है, मीडिया की चहल पहल में नहीं रहते हैं, लेकिन वामसेफ की नींव के साथ हमेशा रहे। वर्तमान में वामसेफ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय देवदास धर्मदास अंबादेव, लेकिन उनको पूरे नाम से कोई नहीं जानता। उन्हें देश के लोग दीदी अंबादेव जी के नाम से जानते हैं। सर, आपका नायक वन में स्वागत करती हूँ। और धन्यवाद। सर, आप वामसेफ के साथ कब से जुड़े हुए हैं? मैं वामसेफ के साथ मतलब वामसेफ की बीजारोपण होने से पहले ही, वामसेफ का बीजारोपण 6 दिसंबर 1973 को हुआ था, लेकिन उसके पहले ही जो संगठन की गतिविधि चल रही थी, तो 1972 से मैं जुड़ा हूँ। तो और वामसेफ 1973 में 6 दिसंबर 1973 में उसका बीजारोपण होने के बाद फिर सही ढंग से काम शुरू हो गया। और वामसेफ का जन्म 6 दिसंबर 1978 को हुआ। तो 6 दिसंबर 1978 मतलब 5 साल अंडरग्राउंड काम करके, अंडरग्राउंड का मतलब सारे प्रदेश में, राज्यों में, जिलों में जाकर वो काम होता था। और वो संगठन का फैलाव इस तरह से उस समय हो गया, तब जाकर वामसेफ का जन्म घोषित किया गया। और वामसेफ का काम, वामसेफ का जन्म घोषित करते समय एक कार्यक्रम लिया गया था 6 दिसंबर 1978 को बोट क्लब मैदान पर, जहां बोट क्लब मैदान नई दिल्ली में। तो वहां उस समय कांशीराम साहब उसके अध्यक्ष थे वामसेफ के, डी.के. खापर्डे थे, उस समय दीना भानाजी थे, उस समय शुरू में मेश्राम साहब जुड़े हुए थे। लेकिन उस समय मेरी खास इन्वॉल्वमेंट, मैंने उनको देखा नहीं था, मेश्राम साहब को। तो इस तरह से 1978 से काम चल रहा है। अच्छा सर, ये जो 1978 से लेकर 2022 तक का सफर जो है, हाँ, किस उतार चढ़ाव से गया वामसेफ का? वामसेफ का 1978 बरथा वामसेफ होने के बाद 6 दिसंबर 1982 को 6 दिसंबर 1982 को DS4 का जन्म हुआ, जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के नाम से जाना जाता है। DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। जैसे केमिकल फार्मूले होते हैं ना, वैसे D फॉर दलित और S फॉर शोषित समाज संघर्ष समिति, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म DS4 के नाम से जाना जाता था। ये कांशीराम जी ने, तो कांशीराम जी ने उस समय मतलब 73 से लेकर कर्मचारी वामसेफ में काम करते थे। और 78 से भी जब बरथा वामसेफ हुआ तब भी काम करते थे। उस समय प्रॉब्लम ये हुआ कि कर्मचारी रोड पर आकर, मैदान में आकर वो काम नहीं कर पाते थे, इसलिए कांशीराम साहब को ऐसे लगा कि संघर्ष करने वाली कोई संगठन हमारे पास होनी चाहिए। और संघर्ष करने के लिए फिर उन्होंने ये संगठन का निर्माण, DS4 का निर्माण किया। DS4 के बाद फिर क्या हुआ? कुछ DS4 के बाद उन्होंने BSP का निर्माण किया, बहुजन समाज पार्टी, BSP का निर्माण किया। तो वो 14 अप्रैल 1984 को निर्माण किया। तब वो वामसेफ के नहीं, वो तब तक वो मतलब DS4 जब बनी तो संघर्षात्मक कार्यक्रम तो कम हुए, लेकिन जागृति के कार्यक्रम ज़्यादा हुए। जैसे 24 सितंबर 1982 को पुणे में बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया गया था, जब 50वीं वर्षगांठ थी पुणे पैक्ट की। तो कांग्रेस पुणे पैक्ट का स्वर्ण जयंती महोत्सव मना चाहता था। तो बाबा साहब का पुतला और गांधी का पुतला जेल में बनाए गए थे, और गांधी का पुतला बैठे हुए दिखाई देता था, और उनके सामने बाबा साहब घुटने टेक कर अपमानित ऐसे 2 पुतले बनाए थे। इसकी जानकारी मिली, तब वो पुतले देखने के बाद
कांशीराम साहब ने ये डिसाइड किया उस समय कि हम बहुत बड़ा देशव्यापी कार्यक्रम लेंगे, और वो 24 सितंबर 1982 को वो कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों की तादाद पर उस समय 10-20 हजार लोग आए। पुलिस इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे समाज में जो संगठन थे, आरपीआई है या दलित पैंथर, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे संगठन का कि ये क्यों धिक्कार मना रहे हैं पुणे पैक्ट का। उसके बावजूद भी वो कार्यक्रम सक्सेस हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर सक्सेस हुआ। और उसके बाद बीएसपी का निर्माण इस तरह से हुआ कि DS4 के माध्यम से लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन की गई। लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन DS4 के माध्यम से, मतलब जहाँ कहीं भी इलेक्शन है, जैसे उस समय हरियाणा स्टेट का इलेक्शन हुआ था, और हरियाणा स्टेट के इलेक्शन में हम गए थे उधर फील्ड में काम करने के लिए, हरियाणा स्टेट के। तो वहाँ मेरे हिसाब से कागज़ पे तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि बैलेट पेपर का इलेक्शन से होता था उस समय, तो 1.16 वोट मिले थे कांशीराम साहब के DS4 के लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन को, तो 1.16। तभी कांशीराम साहब को ऐसे लगा कि हम तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी वो पार्टिसिपेट हुए, दिल्ली के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट हुए, और बीएसपी 84 को निर्माण किया, 14 अप्रैल 1984 को। फिर तब बामसेफ की स्थिति क्या थी? उस समय बामसेफ की स्थिति ऐसी थी कि जैसे बीएसपी का निर्माण हो गया, तो बीएसपी का निर्माण होने के बाद कांशीराम साहब ने ये डिसाइड किया कि अभी हम पीसी को ही बढ़ाएंगे। तो बामसेफ के लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, उन्होंने पॉलिटिकली ही काम करना है, प्रचार प्रसार काम, मतलब प्रचार प्रसार का काम बामसेफ के लोगों ने पॉलिटिकली ही करना है। तो सारे लोग उधर काम कर रहे थे, लेकिन जो सेकंड टाइप के जो लीडर थे कांशीराम के बाद, जैसे खापरड़े है और झल्ली साहब थे, एस.के. पाटिल थे, ऐसे ऑल इंडिया से गिने चुने लोग थे, उनके समझ में ऐसा आया कि पॉलिटिकल पार्टी का काम करना तो ठीक है, या पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन हमें बामसेफ को शैडो ऑर्गेनाइजेशन बनने नहीं देना चाहिए। तो साहब को उन्होंने, कांशीराम साहब को इन लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन कांशीराम साहब उस समय माने नहीं। उनको ऐसे लगता था कि मुझे इसी को ही बढ़ाना है और इसी को ही ताकत लगाना है, तो सभी बामसेफ के कार्यकर्ता इसमें ही जुड़ जाए। तो इतने समझाने के बावजूद भी कांशीराम साहब समझे नहीं। तो फिर 1986 में, मतलब 2 साल ऐसे ही गए, 1984 का जनरल इलेक्शन भी हुआ ऑल इंडिया का। बहुत सारी सीटें ऑल इंडिया में लड़ी गई बीएसपी के माध्यम से। हमने भी उस समय पुणे में एक सीट लड़ी थी, पुणे लेवल पर, पुणे जिला लेवल पर हमारी 3 सीट थी। नहीं, तीनों सीट तो नहीं लगी उस समय, जस्ट हम नए लोग थे, लेकिन बैलेट पेपर होने के वजह उस समय वोट्स बड़े पैमाने पर, बड़े तादाद पर मिलते थे, मतलब 8-8, 10-10 हज़ार वोट हमें मिल जाते थे बैलेट पेपर से, नई पार्टी होने के बावजूद भी। फिर समझाने के बावजूद कांशीराम साहब नहीं समझे, तो फिर लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि हमें बामसेफ अलग करनी चाहिए कांशीराम साहब से। हाँ, राजनीति से अलग बामसेफ करके बामसेफ का ही काम चलाना चाहिए। तब कांशीराम साहब से अलग होकर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के जितने भी लोग थे, वो अलग होकर बामसेफ का काम करने लगे। तब से बामसेफ नॉन पॉलिटिकल, एज ए नॉन पॉलिटिकल चलने लगी। बामसेफ का फुल फॉर्म क्या है? द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये बामसेफ का लॉन्ग फॉर्म है, फुल फॉर्म है। सर, ये जो अभी तक का जो सफ़र है,
तो आपके रहते कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक, और उनका काम एक्सरसाइज भी देख रहे हैं अवाम मेश्राम साहब का प्रगति काम। मैंने जैसे बामसेफ का निर्माण हुआ तब से सबसे पहले कांशीराम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जब बामसेफ कांशीराम साहब से अलग हो गई तो तब तेजिंदर सिंह झल्ली ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो 5 साल तक रहे। 5 साल के बाद फिर उथल पुथल हो गई 1991 में, और 1986 में बामसेफ जब कांशीराम साहब से अलग कर दी तो ये 1986 से 1971 तक सरदार तजिंदर सिंह झल्ली इसके अध्यक्ष रहे। और सरदार तजिंदर सिंह झल्ली के बाद फिर और उथल पुथल के बाद SF गंगावने करके थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और SF गंगावने होते हुए भी संगठन में उथल पुथल हो गई तो फिर खापर्डे साहब अध्यक्ष बने, और DK खापर्डे साहब अध्यक्ष बने। वो 2 साल रहे और अनफॉर्चुनेटली से मतलब वो उनका तबीयत बिगड़ गया, और तबीयत बिगड़ने के बाद उनको जो कैंसर हुआ था, कैंसर होने के बाद वो 29 फरवरी 2000 को एक्सपायर हो गए। और 1919 में पटना में जो अधिवेशन हुआ, उस पटना के अधिवेशन में मेश्राम साहब का नाम सजेस्ट किया गया सभी लोगों ने। उस समय BD बोरकर भी थे। BD बोरकर ने भी मेश्राम साहब के नाम को ही सजेस्ट किया, और खापर्डे साहब ने भी सजेस्ट किया कि मेरी अभी तबीयत ठीक चल नहीं रही है, तो आप दोनों में से किसी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता था तो उस समय ये 2 नाम सामने थे, दोनों यंग थे। तो उसमें से वावन मेश्राम साहब का नाम सजेस्ट हो गया, सभी लोगों ने माना और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। और तब से लेकर आज तक वामन मेश्राम कंटिन्यू मतलब 2000 से लेकर 2022 आज 22 साल होने को आ रहे हैं। और मतलब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं एकदम फ्रूटफुल राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता हूँ, क्योंकि अभी चढ़ाव उतार तो होते रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यू एक ही मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना और वो कंटिन्यू संगठन के फ्लो में चलाना, ये सबसे मतलब कठिन बात होती है जो वामन मेश्राम साहब करके दिखा रहे हैं। ऐसा चैलेंज उस समय किसी ने स्वीकार नहीं किया था। ये चैलेंजिंग बात होती है। इतने सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद वामन मेश्राम साहब का काम आपको मतलब प्रगति कर रहा है? नहीं, तो ये जैसे भी कांशीराम साहब भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी बड़े मतलब वो बामसेफ की नहीं, तो उस समय उन्होंने डाली, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनका योगदान भी कोई कम नहीं है बामसेफ के इसमें। जो जितनी भी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कांशीराम जी की है। उसके बाद DK खापर्डे साहब ने भी वही बात चलाई। उसके बाद मेश्राम साहब ने भी वो बेसिक बात को लेकर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। तो कांशीराम साहब की जगह पर है, खापर्डे साहब की जगह पर है, लेकिन मेश्राम साहब की जगह पर है। लेकिन इनमें जैसे कांशीराम साहब ने जो मूवमेंट चलाई बामसेफ की, तो उनको जो बामसेफ की मूवमेंट के लिए 6-7 साल मिले। उसके बाद उन्होंने DS4 और BSP का निर्माण किया और बामसेफ का काम नहीं किया। तो झल्ली को 5 साल मिले, फिर 4 साल इनको गंगावने को मिले, और फिर DK खापर्डे साहब जी को 2 साल मिले, इनको 22 साल मिले। सर, ये बामसेफ का आज आर्थिक विकास को देखते हुए कुछ लोगों के दिमाग में जो गद्दारी का भाव पैदा हुआ है, उसको आप किस नजरिए से जस्टिफाई करेंगे? संगठन में मुझे ऐसे लगता है एक
नियोजन होना चाहिए, क्योंकि आज मैं हूँ और जो कुछ भी संगठन में काम करने वाले लोग हैं उनका हम अंतर्हित नहीं जानते। अंतर्हित उसका क्या होता है? उनका अंतर्हित जो होता है, जब ऐसे उतल पुतल होती है तभी समझ में आता है। जैसे आज गद्दारों के बारे में समझ में आ रहा है, तो इस तरह का कुछ एक संगठन में ये होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट अपने कुछ एक राज ऐसे संगठन को चलाते हैं और कौन कैसे इसमें संगठन के बारे में या कुछ गवर्नमेंट के बारे में कोई उतल पुतल तो नहीं कर रहा है, तो उसकी जानकारी लेते हैं। तो ऐसे हमारे इसमें भी एक ऐसा चाहिए, एक अलग से डिपार्टमेंट चाहिए, ताकि वो हर एक की छानबीन करे। वो किसी के पास जाता है, मेरे पास आता है, और किसी के पास वो भावना से नहीं जाएगा। वो हमारे से बातचीत करते हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएगा। हाँ, तो ये इस तरह से वो चाहिए। हाँ, और अभी मेश्राम साहब जो 22 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल काम कर रहे हैं, तो अभी उन्होंने निर्माण करना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि मेश्राम साहब को 2000 साल में ऐसा बोला गया था लोगों के माध्यम से, अरे अभी खापरडे साहब तो गए, अभी ये क्या चलाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता। तभी से मैं देख रहा हूँ कि जैसे नॉन स्टॉप वो काम कर रहे, कभी नहीं रुकते। अभी मैंने उनको देखा है कि जो सेकंड स्लीपर का डिब्बा होता है रेल का, तो मैं लोगों को भी बताता, वो लोग पूछते थे मेश्राम साहब कहाँ मिलेंगे, तो मैं उनको बोलता था कि वो रेलवे के डिब्बे में मिलेंगे। इस समय वहाँ सोते हैं और दिन में कार्यकर्ताओं के पास पहुँच जाते हैं और शाम को कार्यक्रम लेके फिर चल देते हैं। और वो उस समय टिकटें भी ऐसे बताते थे, देखो मेरे पास 2 माह का टिकट रिजर्व है, ऐसा है। तो अभी उनकी ये मतलब या ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ने से हमने उन लोगों को ये कहा कि आपकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक तो रेलवे के एसी स्लीपर से सफ़र किया करो, या मैक्सिमम एयर फ्रेट से सफ़र किया करो। तो भी वो दिन रात कभी भी आज के तारीख में भी काम करते हैं। तो ये मतलब बहुत ही सक्सेसफुल काम करते हैं। और जो आर्थिक जो है मेश्राम साहब की वजह से ही आज हम जो हमारा कूपन है, पहले कूपन को कुछ लोग जानते नहीं थे, पूछते भी नहीं थे। लोगों को बहुत दिन भर 4-4, 5-5 घंटा समझाना पड़ता था, तब कहीं हम लोगों को 50 रुपये 100 रुपये मिलता था। आज हमारे कूपन 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक है। कन्विंस करने के लिए हमें समय कम पड़ रहा है। तो ये मेश्राम साहब ने ये एक्टिविटी इतनी बढ़ा दिया गया है कि हमारा कूपन ये करेंसी बन गया है। हम लोग कम पड़ रहे हैं लोगों के पास जाने के लिए, और ये गद्दार लोगों ने यही जान लिया है कि जो पैसा बढ़ रहा है उसको कैसे समेट लिया जाए, और वो काम इस तरह से कर रहे हैं। साधन संसाधनों का उपयोग करके बामसेप अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर कैसे सफल करेगा, इस पे कुछ विचार रखिए आपने। साधन संसाधन तो बामसेप ने निर्माण कर दिया है। अभी बात है कि जो हमारे सहयोगी संगठन है, इनके भी कूपन होने चाहिए। इनके माध्यम से अपना अलग अलग मतलब अकाउंट होना चाहिए। अलग अलग अकाउंट होकर वो अलग अलग ढंग मतलब बामसेप के निगरानी में चलने चाहिए। बामसेप का फंड बामसेप में आते रहेगा और सहयोगी संगठन का फंड सहयोगी संगठन में आएगा, उससे सहयोगी संगठन चलेगा। क्योंकि हमने जो संगठन निर्माण किए हैं वो रजिस्टर्ड होने के बाद उनका एक अलग आइडेंटिटी बन जाता है। हर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग आइडेंटिटी बनता है और उन्होंने अलग अलग अपनी आइडेंटिटी रखकर काम करना होता है। तो बामसेप जब तक वो नए नए संगठन थे तब तक बामसेप ने उनको बनाया चलाया। अभी जो उन्होंने अपने जैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टरों का है, इंजीनियरों का है और कोई महिलाओं का है, इन लोगों के जो संगठन निर्माण होते हैं तो
लोगों ने अपना पैसा जमा करके अपने संगठन के ऊपर अपने संगठन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और फिर उस संगठनों के माध्यम से मदर ऑर्गेनाइजेशन को, फादर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना चाहिए। डोनेट कर सकते हैं, कोई मतलब ऐसा कोई नहीं कि वो हम किसको कैसा डोनेट करें। डोनेशन का प्रावधान होता है हर संगठन में। सर, हमारे चैनल के दर्शक जो है नायक वन के, हाँ, वो अभी आपको सुन रहे हैं। हाँ, हाँ, तो आप हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे नायक वन के? हाँ, नायक वन के जितने भी दर्शक हैं उनको ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बामसेफ संगठन से जुड़े रहिए, लगे रहिए, यही सही संगठन है और दूसरा कोई किसी का संगठन सही नहीं है। तो इसी में जो इसके सहयोगी संगठनों के साथ भी जुड़े रहना चाहिए। प्रॉपर संगठन यही है। सारा जो श्रम है, पैसा है, बुद्धि है, हुनर है, सब इसी में लगा देना चाहिए उन्होंने। और अपना माइंड डाइवर्ट ना करते हुए इसी संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही मेरा संदेश रहेगा उन हमारे सुनने वाले साथियों को। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जय मूल्यासी। जय मूल्यासी।